Hello students, Namaskar and welcome to the broadcast. Let's begin your exciting journey abroad. जिस कंट्री की एक्सपर्टी है मैं उसके बारे में आज डिस्कस करता हूँ, वो है न्यूजीलैंड। सो मानस, वो स्टूडेंट्स को आप न्यूजीलैंड रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब रिकमेंडेशन की बात आ रही है तो आपको ये भी बिल्कुल आप पूछोगे कि क्यों न्यूजीलैंड, राइट? आई वुड बी नीडिंग सम टॉपिक्स या सम पॉइंटर्स कि मैं अपने स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड क्यों रिकमेंड करें, उसके क्या पर्क्स हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो कंट्री है ये पीआर फ्रेंडली है, इजी टू गेट पीआर है, इसका कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, आप आराम से यहाँ पे पीआर ले सकते हैं। न्यूजीलैंड जैसे आप बता रहे हो कि अपनी फैमिली को ले जा सकते, ठीक है, स्पाउस वीजा फेवरेबल कंट्री है, राइट? अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के लिए जा रहा हो तो इनकी रिक्वायरमेंट है फॉर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये ग्रीन लिस्ट में आती है। आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 60% लेकर ही चलो। फैमिली है, उसके साथ सेटल होना चाहते हो, बच्चों के साथ सेटल होना चाहते हो, दैट इज वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर यू। क्योंकि रिसेंटली अभी जब प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ने जब विजिट किया था इंडिया, तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप अनाउंस करी थी विच इज न्यूजीलैंड एक्सीलेंस अवार्ड। अप टू 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जा रही है फॉर स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स। Namaskar, Sat Sri Akal, Kia ora, and good afternoon, everyone. So hey guys, welcome back to our new video. So मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि this will be a series of podcast जहाँ हम डिफरेंट कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पर्टिकुलर कंट्री के इमिग्रेशन में क्या नए चेंजेस आए हैं, व्हाट इज द ROI ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं उन कंट्रीज की, विच आर द बेस्ट कंट्रीज जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सेटल डाउन हो सकते हैं, इंक्लूडिंग योर वाइफ, किड्स और योर पेरेंट्स एज वेल, राइट? सो टुडे आई हैव राहुल विद मी। सो राहुल, इफ यू टॉक अबाउट, मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, राइट, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सर इस कंट्री में ये चेंज हो गया, ये चेंजेस आए यहाँ के इमिग्रेशन में, सो अब क्या, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे आते होंगे तुम्हारे पास कि कहते होंगे सर परमानेंटली मैं सेटल होना चाहता हूँ अपनी एग्जैक्टली साथ, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जनरली आजकल इतना ज्यादा कंट्रीज बहुत कंसर्न शो कर रही हैं रिगार्डिंग टू इमिग्रेशन। तो डेफिनेटली यहाँ मैं आज एक कंट्री की बात करने वाला हूँ, ठीक है? अब जैसा कि आपको भी पता है सीरीज ऑफ पॉडकास्ट होगा और भी सारी वीडियोस आएंगी, आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में, सारी कंट्रीज के बारे में। तो यहाँ पर जो मेरी एक्सपर्टी है, जिस कंट्री की एक्सपर्टी है मैं उसके बारे में आज डिस्कस करता हूँ, वो है न्यूजीलैंड, ठीक है? सो मानस, वो स्टूडेंट्स को आप न्यूजीलैंड रिकमेंड कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जब रिकमेंडेशन की बात आ रही है तो आपको ये भी बिल्कुल आप पूछोगे कि क्यों न्यूजीलैंड, राइट? वही सबका पहला आप आई वुड बी नीडिंग सम टॉपिक्स या सम पॉइंटर्स कि मैं अपने स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड क्यों रिकमेंड करें, उसके क्या पर्क्स हैं, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। एग्जैक्टली, मतलब मैं कुछ यूएसपी बताता हूँ न्यूजीलैंड की। सबसे पहली चीज जो ये क्वेश्चन का मेन टॉपिक है इमिग्रेशन को लेके, परमानेंट सेटल होने का, तो ये जो कंट्री है ये पीआर फ्रेंडली है। क्या इजी टू गेट पीआर है, बहुत ही, इसका कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, आप आराम से यहाँ पे पीआर ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बट आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो स्टेप्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो प्लीज मेक श्योर ये वीडियो जो है आप पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है? तो कम टू द मेन थिंग, ठीक है? तो क्या यूएसपी है? तो पहला तो मैंने जैसा बताया आपको, ये पीआर फ्रेंडली कंट्री है। दूसरी, एजुकेशन के पर्पज से देखा जाए तो अगर आप मास्टर्स करते हो या बैचलर्स करते हो, तो सबसे ज्यादा जो पीएसडब्ल्यू आपको देती है जो कंट्री, वो यही है। 1 साल के मास्टर्स के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है, आप 3 साल तक स्टे करके काम कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट इज पीएसडब्ल्यू। और पीएसडब्ल्यू का थोड़ा सा क्लियर कर देता है, विच इज पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ठीक है? राइट। तो आप यहाँ पर 1 साल काम करने के बाद 3 साल तक वहां पर स्टे कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जनरली जो आपके मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं वो 1 साल के होते हैं। ओके, आप यहाँ पे मास्टर्स जनरली 1 साल के होते हैं, बट बहुत सारे न्यूजीलैंड जो जिन्होंने न्यूजीलैंड के बारे में रिसर्च करी होगी, जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं, तो इनका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर नहीं, बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं जहां पर मैंने देखा 18 मंथ्स, 24 मंथ्स क्रेडिट्स देखते होंगे आप, 120 क्रेडिट्स, 180 क्रेडिट्स, 240 क्रेडिट्स। ओके, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो देखो,
जनरली आपका 1 साल का मास्टर्स होता है, बट ये जो और भी आपके टाइप्स हैं मास्टर्स के, तो अगर मैं 18 मंथ्स की बात करूँ या 24 मंथ्स की बात करूँ, ये आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड या वाइका, तो किसी में भी अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ पर आप 120 के लिए एलिजिबल हो या 180 के लिए या 240। एंड उसी हिसाब से आपके कोर्स का ड्यूरेशन होता है। एग्जैक्टली, कुछ पर ये पॉइंट्स ऐसे ही कुछ कंट्रीज में भी होता है, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो जनरली जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर करती है वो आपको 12 महीने का यानी कि 120 क्रेडिट, यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि 120 मीन्स इट मीन्स आपका 12 महीने 12 months है, ठीक है, 12 मंथ्स का कोर्स होता है, ठीक है। अब वही 18 और 24 आपको तब मिलता है जब आपके पास लेस एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है, और उस केस में आपको 18 मंथ्स या 24 मंथ्स कंसीडर करती है यूनिवर्सिटी। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया मास्टर्स का, ठीक है। और बैचलर्स आपका 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 3 साल नॉर्मल बैचलर्स, 4 साल आपका ऑनर्स, ओके, राइट। ये हो गया आपका मास्टर्स। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर इन न्यूजीलैंड? एग्जैक्टली, ये भी मैं आता हूँ। तो सबसे अच्छी चीज क्या है आप लोगों के लिए कि वहां पर जो यूनिवर्सिटीज है सिर्फ 8 है। देयर आर ओनली 8 यूनिवर्सिटीज, राइट। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होएगा। एग्जैक्टली, मतलब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अब यूके की बात करूं या यूएस की बात करूं, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, इवन दो काउंसलर्स के लिए भी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक आपके लिए सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाएगी, आराम से आप चूज कर सकते हो और बहुत ही आराम से, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, ठीक है मानस। तो 8 यूनिवर्सिटीज हैं और विद अ प्लस पॉइंट कि ये कि वो सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 500 यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। ओके, मतलब सारी 8 की 8 टॉप 500 यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आती है। जो आपकी मतलब जो ग्लोबल रैंकिंग है, जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी टॉप 500 में आती है। तो आपको कोई भी इश्यूज नहीं है, आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं। वेरी नाइस, ठीक है। मैंने आपको पीआर बताया, पीएसडब्ल्यू के बारे में बताया। आप जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है आप लोगों के लिए, जो मतलब जो शादीशुदा है, मैरिड कपल्स हैं और प्लान करना, साथ में जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कि अब भाई फैमिली तो होगी, ठीक है, अपने माँ बाप को सेटल करना है, अपने माता पिता को सेटल करना है, अपने बच्चे को भी सेटल करना है, और हमें तो सेटल होना ही है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी कंट्री होगी, बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने। स्पाउस वीजा कहते हैं, और पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, पास्ट कुछ दिनों में तो काफी आए हैं। मैंने वही देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ, कौन सी कंट्री हमारे लिए बेटर रहेगी। और देखो होता है क्या ना, हर एक फैमिली ये चाहती है कि ऐसी कंट्री में जाए जहाँ पर आप पीसफुली सेटल डाउन हो सके। तो डेफिनेटली आप न्यूजीलैंड को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप फैमिली है उसके साथ सेटल होना चाहते हो, बच्चों के साथ सेटल होना चाहते हो, दैट इज वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर यू, ठीक है। अभी आपने रिसेंटली न्यूज भी देखा होगा, जो हमारे न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंसमेंट भी करी थी इस बारे में कि जो पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं डिपेंडेंट वीजा पे, तो 5 साल तक ले सकते हैं वो वीजा एक्सटेंशन, और साथ ही साथ उस वीजा को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर 10 इयर्स। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था राहुल कि न्यूजीलैंड जैसे आप बता रहे हो कि अपनी फैमिली को ले जा सकते हो, स्पाउस वीजा फेवरेबल है, ठीक है, स्पाउस वीजा फेवरेबल कंट्री है, राइट। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम अपने पेरेंट्स को ले जा सकते हैं, राइट, या अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली, आप एज अ विजिटर वीजा पे ले जा सकते हो, एज अ विजिटर वीजा, फिर उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। यस, अगर आप स्पाउस वीजा के लिए प्लान कर रहे हो तो वहां पर एक वेटिंग पीरियड होता है कि आपको कुछ महीने तक वेट करना होगा, या उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रेजिडेंट। आफ्टरवर्ड यू कैन अप्लाई फॉर द spouse visa, but there is a plus point with the New Zealand. After getting your student visa, आप एलिजिबल हो अपने स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करें। ओके, सो फर्स्ट वी विल बी अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीजा एंड देन उसके बाद हम डिपेंडेंट वीजा या स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं। ओके, डेफिनेटली, ठीक है। क्या तो ये सारी चीजें मैंने बताया कि वाई न्यूजीलैंड, और मुझे लगता है, आई होप, आई फील कि, आई बिलीव कि सबको ये बहुत पसंद आया होगा जो यूएसपी मैंने डिस्कस किया है। सो राहुल, एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसा आपने बताया कि ऑल द 8 यूनिवर्सिटीज लाइज इन टॉप 500 यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, राइट। सो इसके लिए कुछ स्पेशल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, या थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस में। मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले यूनिवर्सिटी तो मैंने आपको 8 यूनिवर्सिटीज बता दी। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन। जो बच्चे, अगर आप लगता है कि आप यूनिवर्सिटीज का आपका बजट नहीं है या आप यूनिवर्सिटीज के एलिजिबल नहीं है, राइट, तो एक और अच्छी चीज मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपकी इवन दो 50% भी है, ठीक है, इवन दो अगर आप
अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रही है, इवन तो आप एलिजिबल है न्यूजीलैंड के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। सो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यूनिवर्सिटीज के साथ आपका ऑप्शंस वहां पर आईटीपीज का भी है, ठीक है। इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक्स, ओके, ठीक है, मतलब आईटीपीज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कोई कॉलेजेस हैं मेरे ख्याल से। ये बेसिकली यस, ये वोकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ओके, जैसे यूनिवर्सिटीज आपकी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, ये आपके आईटीपीज आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे सैलरी करते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे 50% है, 52% है, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्या न्यूजीलैंड के लिए? नहीं, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। ओके, तो आप इनके लिए भी जा सकते हो। एंड प्लस पॉइंट, ये सारी आईटीपीज गवर्नमेंट फंडेड होती है, नाइस, ठीक है। ओके, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है रिसर्च इनोवेशंस में। तो अगर आप इन सब के लिए प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के लिए आप जा सकते हो। तो ये मैंने इसलिए एड ऑन किया मानस, कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ओके, अब होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, फंड्स या कोई गैप ईयर या कुछ भी है तो उसके दे हैव सेकेंडरी ऑप्शंस आर। यस, एग्जैक्टली। तो अगर आप फंड्स कम हैं, आप चाहते हो कि बजट में आपके पास ऑप्शंस हो, तो आप आईटीपीस को भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ कम टू योर बैक टू द मेन क्वेश्चन, जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। तो देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटीज के लिए प्लान कर रहे हैं और स्पेशली मास्टर्स के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आने से पहले लेवल्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में लेवल्स होते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है उन पे लेवल्स पे डिपेंडेंट है। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ, जो बैचलर्स है वो लेवल 7 में आता है, ठीक है। बैचलर्स इसको लेवल 7 बोला जाता है। ग्रेजुएट डिप्लोमा या बैचलर्स आपके लेवल 7 में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेवल 8 की, तो ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या के लेवल 8 में आता है। ठीक है। फिर आता है लेवल 9, जो मास्टर्स के लिए हम कंसीडर करते हैं। जब भी हम मतलब बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स के लिए जाते हैं, तो वो आपके लेवल 9। बैचलर्स इज लेवल 7 एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज लेवल 8 एंड लेवल 9 इज योर मास्टर्स, ठीक है। और लेवल 10 आपका होता है पीएचडी, ठीक है। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर जैसे मान लीजिए, अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हो आफ्टर योर 12, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट आपके पास 65% होने चाहिए। 65 to 70% के अराउंड होने चाहिए, ठीक है। अगर आप वही मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं एंड इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, तो एक 60% भी कंसीडर कर लिया जाए, ठीक है, फॉर मास्टर्स। एग्जैक्टली। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस है जो ग्रीन लिस्ट में आते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज के लिए। बट जनरली आप जा सकते हो अगर आपके पास 60% एटलीस्ट है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी रिक्वायरमेंट बात करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्लान कर रहे हो इंग्लिश एग्जाम देने का, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, लाइक आईएलटीएस, पीटी, टॉफल, कोई भी दे सकते हो। पीटी भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। पीटी थोड़ा सा एज कम्पेयर टू आईएलटीएस थोड़ा सा सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आईएलटीएस की है वो है आपकी 6, नॉट लेस देन 5.5, ठीक है। अगर आप वही मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो मास्टर्स की जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो है ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6, ओके। बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जहां पर आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट ज्यादा भी है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्सिंग, ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स, या आप अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, तो इनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है फॉर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये ग्रीन लिस्ट में आते हैं। अब मैं ग्रीन लिस्ट के बारे में भी बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ना मानस? नहीं। तो अगर आप ये प्रोफाइल लेकर आए हो, देखो ये मैंने आपको कम से कम वाली चीज बताई है। अगर आपकी मिनिमम है, आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हो, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 60% लेकर ही चलो। प्लीज स्कोर वेरी वेल। आप कोई भी कितनी अच्छी एकेडमिकली आपकी प्रोफाइल होगी, इतने अच्छा। मैं तो चाहता हूँ आप 85-90% स्कोर करो, तो आपके पास ऑप्शंस भी होंगे, इवन दो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। क्योंकि रिसेंटली अभी जब प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ने जब विजिट किया था इंडिया, तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप अनाउंस करी थी, विच इज न्यूजीलैंड एक्सीलेंस अवार्ड, ओके, ठीक है। तो इसमें एक प्लस पॉइंट यह कि अप टू 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जा रही है। डू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। एग्जैक्टली, अप टू 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जा रही है फॉर स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, टू मेंटेन, टू ग्रो द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इंडिया। दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है ना, न्यूजीलैंड खुद अपने आप को ये प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा
मतलब बहुत ज्यादा इंडियंस आए, हमारे यहाँ रहे, माइग्रेट करें और यहाँ पर सेटल हो सके। ओके तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतने ज्यादा क्रॉस चल रहे हैं सारी कंट्रीज को लेकर, तो ये बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत पीसफुल कंट्री है। और यहाँ पर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो अप टू 20 आवर्स पर वीक, 20 आवर्स पर वीक। यस। और 40 आवर्स आप काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर सेमेस्टर ब्रेक, जो आपके यूजुअली ये जब आपका क्रिसमस मंथ या न्यू मंथ होता है, तो यहाँ पर आप फुल टाइम भी काम कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम जॉब। ओके और जहाँ पर आप यूजुअली आप 21 to 23 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर आवर अर्न कर सकते हो। सो दिस इज द प्लस पॉइंट विच यू हैव आस्क्ड मी कि क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊंगा कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स बता दिया, PSW बता दिया। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया प्लान करते हो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इजी, बट एक चीज ध्यान रखना, जो कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और बहुत ही डिमोटिवेट होते हैं उस टॉपिक को लेकर, उस चीज को लेकर, वो है फंड्स। या ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन आपके पास भी कई सारे बच्चे आते होंगे। देखिए, जर्मनी और यूरोप का तो आपको प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है नहीं रिलेटेड टू फंड्स, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप देखो, ये पॉडकास्ट बनाने का मेन पर्पस था कि मैं एक ट्रांसपेरेंसी रखूं, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये हमारा मेन मोटो है ये पॉडकास्ट सीरीज बनाने का, कि वी हैव टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ शुगर कोटेड कमिटमेंट राइट, कि मैं कुछ भी बोल दूं और उसके बाद आप मेरे से अप्रोच करते हो, कहते हो सर आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, बट आप नाउ यू आर चेंजिंग योरसेल्फ, राइट। अगर आप न्यूजीलैंड की प्लान कर रहे हो, तो आप अपने फंड्स को सही तरीके से प्रेजेंट करो। ओके। दूसरी चीज, SOP बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली आपका एक रिज्यूमे होता है। जैसे हम कोई कंपनी में आप रिज्यूमे लगाते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं अबाउट योर जर्नी थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, राइट। आपने क्या अचीवमेंट्स करी हैं, आप क्यों आना चाहते हो इस कंपनी में, सेम गोज विद द SOP। SOP में बस थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। आप अपने फैमिली के बारे में बताते हो, आप अपने इनकम के बारे में बताते हो, कौन स्पॉन्सर कर रहा है आपको, किस गोल्स के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इन एवरीथिंग यू हैव टू एंड बी केयरफुल अबाउट द SOP। आप SOP खुद से बना रहे हो तो आप एक बार रिव्यू करो, किसी काउंसलर कोई भी एक्सपर्ट से हेल्प लो, ठीक है। आप हम जैसे लोगों से भी एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो SOP एंड फंड्स, आप फंड्स पे आते हैं फिर से एक बार। तो फंड्स जो है आपके एटलीस्ट मतलब 6 महीने पुराने होने चाहिए। ओके, इट शुड बी 6 months ओल्ड, ठीक है। पहले 3 महीने वाला भी हो जाता था, 3 महीने भी मतलब 3 months भी चल जाता है, बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मतलब फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट शुड बी 6 months ओल्ड। ये आयरलैंड में भी आपने देखा, आयरलैंड में भी ये रूल है। तो एटलीस्ट 6 months ओल्ड आपके पास फंड्स होने चाहिए, प्लीज। ये प्लीज ध्यान रखना। अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान करो तो तैयारी 6 महीने पहले से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो भी आप फंड्स दिखा रहे हो, राइट, वो आपका फंड्स आपके इनकम के साथ अलाइन करना चाहिए, ठीक है। आपको, क्योंकि आप अपने इमिग्रेशन ऑफिसर को जो भी फंड्स दिखाते हो उसका सोर्स ऑफ फंड्स बताना हो, प्रूफ चाहिए कि ये इतना फंड्स आए कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जो जनरली मैं अगर बजट की बात करूँ, एक न्यूजीलैंड में अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो 35 to 40 lakhs के अराउंड आपका ओवरऑल कॉस्ट हो जाती है विद योर लिविंग कॉस्ट के साथ। तो लिविंग कॉस्ट जो आपकी जनरली होती है 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंडियन रुपीज में 10 लाख और लगभग। तो अगर आपने 35 lakhs आप शो कर रहे हो, तो आपको ये दिखाना होगा कि जो 35 लाख का अमाउंट आप शो कर रहे हो, ये आपका क्या क्या सोर्सेस से आपने ये अमाउंट कलेक्ट किया है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फंड्स और आपके इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकम कैसे आप इनकम प्रूफ कैसे जस्टिफाई करोगे? थ्रू योर आइडिया, फॉर्म 16 और इनकम सर्टिफिकेट, ओके, राइट। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फंड्स को आप सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ बहुत हाई चांसेस है आपके वीजा रिजेक्शन के, ठीक है। तो देखो, मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली रियलिटी बताना चाहता हूँ, मानस। तो ये सारे पहले से ही चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड रहें एंड वो अवेयर रहें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली। तो आपने 6 महीने का फंड मेंटेन किया, उसको सही तरीके से जस्टिफाई किया,
अपनी इनकम को दिखाया, आप जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में अपनी आईटीआर को शो करेंगे, एंड जो मिनिमम कुछ आईटीआर सेट है वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कैसे क्या आपको करना है, ये कैसे बिल्डअप करना है। तो आप आईटीआर, अपनी इनकम जस्टिफिकेशन और जो भी फंड्स है वो प्रॉपर वे में, ठीक है। और 100% लोन भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके, ठीक है। और आपका जो लोन है, एजुकेशन लोन है, आफ्टर 2024 उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगेंस्ट एनी फिक्स एसेट, यानी कि आपका लोन जो है वो कोलैटरल होना चाहिए, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ेगी। अनसिक्योर्ड लोन अब न्यूजीलैंड एक्सेप्ट नहीं करता है, और मतलब एक रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज मेक श्योर ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया मानस की जैसे मेरे पास या आपके पास कोई अप्रोच करता है तो आप ऐसे प्रॉपरली, ये बहुत ही यूजफुल वीडियो, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर न्यूजीलैंड के लिए प्लान करो या स्पेसिफिकली ऐसी कंट्री की प्लान करो यहाँ पे आप माइग्रेट कर सकते हो, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फंड सारे मैनेज करोगे, आप एसओपी सही तरीके से बताओगे, आपका विजन क्या है। और हाँ प्लीज ये न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, ये जो भी पीआर फ्रेंडली कंट्रीज है इनमें आपका इंटेंट चेक किया जाता है, ओके। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे इंटेंट को लेकर भी रिजेक्शंस आते हैं, ओके, ठीक है। तो इंटेंट बेसिकली आपके एसओपी के थ्रू पता चलता है और आपके इंटरव्यू के थ्रू पता चलता है। वैसे ही इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली इंटरव्यू सभी को नहीं आती है, एक इंटरव्यू कॉल होती है जो इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ से आती है, बट वो सबको नहीं आती है, ठीक है। ये तब आती है जब आपकी प्रोफाइल ऑफिसर को समझ में नहीं है, ओके, आप एसओपी सही से ड्राफ्ट नहीं कर पाते हो या समझा नहीं पाते हो, कुछ डाउट आ रहा है उसको आगे प्रोफाइल में या क्लियर नहीं है चीजें, या मानस में बता देता हूँ जैसे कभी कभी बच्चों की जो भी वो फंड्स दिखाते हैं और अपनी इनकम दिखाते हैं और वो जब एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द डॉक्यूमेंट विच इज एसओपी, तो वहां पे थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन लगती है उसको, मतलब ऑफिसर्स को लगती है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई नीड टू कॉल दिस पर्सन, ठीक है, मुझे कॉल करने की जरूरत है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, वो इंटरव्यू नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ वन ऑन वन क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है बेसिकली आपके इमिग्रेशन ऑफिसर को। बस वो एसओपी का ही चीजें आपसे पूछते हैं, लाइक आप क्यों आना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आप अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं कर रहे थे ये कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हो ये कोर्स, यही क्यों आना चाहते हो आप, कोई इंटेंट, यस, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे आप मैनेज करोगे अपने सारे फंड्स, वहां आने के बाद क्या करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ, तो प्लीज आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सो राहुल, मेरी एक क्वेरी थी, मतलब आप बता रहे थे इसलिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, सॉरी, राइट? नहीं, इट्स फाइन। सो मेरी क्वेरी थी, जैसे हर कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है, आई थिंक आपने कुछ ग्रीन लिस्ट का नाम लिया। अरे सॉरी, मैं ये आई वांट यू टू टेल दीस टू आवर स्टूडेंट्स की क्या स्पेशलिटी है न्यूजीलैंड की, देखो इस कोर्स के लिए जाएं, या ग्रीन लिस्ट कोर्सेज क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरे पॉडकास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने जब पीआर के लिए आपको इतने बड़े सपने दिखाए हैं तो उसका प्रोसेस भी बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। देखिए 2 स्टेप्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं, 2 वेज होते हैं। पहला वे है कि आप डायरेक्टली पीआर ले सकते हो, कब ले सकते हो, उस केस में जब आप ग्रीन लिस्ट कोर्स के लिए जाते हो। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज ग्रीन लिस्ट? हाँ, ग्रीन लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट बेसिकली वो कोर्स, वो ऑक्यूपेशंस जो स्किल शॉर्टेज है, मतलब जहां पर उनको गवर्नमेंट को अपनी तरफ से वो रिलीज करते हैं कि उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स में, राइट? तो वो प्रोफेशनल्स उनको चाहिए होते हैं। तो ग्रीन लिस्ट बेसिकली होता है स्किल शॉर्टेज लिस्ट। आप वो, मैं आपको एक मैं लिंक भी रिकमेंड कर सकता हूँ, आप एक काम कर सकते हो, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। यू कैन गो इमिग्रेशन साइट में, आप जाओ, ग्रीन लिस्ट लिखो, आप वहां पर देखोगे कई सारे ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशंस है। तो अगर टियर 1 में आता है तो आप डायरेक्टली आप पीआर की अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टियर 2 और टियर 3 कैटेगरी में आता है, वैसे 2 टियर्स होते हैं, टियर 1, टियर 2। तो टियर 2 आता है तो आपको एक एक्सपीरियंस लेने के बाद आप पीआर के लिए, ऐड दिस लिंक टू द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वो लिंक के थ्रू देख सकते हो कि आप कौन से कोर्स के लिए या कौन से ऑक्यूपेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, वही, ठीक है। वो कोर्स चूज करो और वो ऑक्यूपेशन के लिए आप जाओ, डेफिनेटली आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। आप कुछ कोर्सेज का नाम बता सकते हैं ग्रीन लिस्ट में? जो मैं थोड़ा सा, अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो आप पर्सनली वॉटेडेक्स से या हमारे मतलब हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली जो जनरल ऑक्यूपेशंस हैं, जो जो पोजीशंस हैं, जो कोर्सेस हैं आपको करने चाहिए, वो है आपका सबसे पहला, वो है हेल्थ केयर, ठीक है।
जिसमें आपका नर्सेस, डॉक्टर्स और या फार्मास्यूटिकल्स या फार्मा इंडस्ट्री के लिए अगर आप जाते हो तो दैट इज वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बजट अपना एलोकेट करती है फॉर द ठीक है। सेकेंड, एजुकेशन, like if you are planning to do teacher training programs, early childhood programs, या आप टीचर बनना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। इवन शायद काउंसलर भी टीचिंग नहीं कहीं ना कहीं आता है, राइट? तुम भी जा सकते हो मानस, ठीक है। तो तीसरा है आपका कंस्ट्रक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा आपका पैशन है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो न्यूजीलैंड। फिर मैं आता हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस बहुत हैं, बट मैं जनरली जो मेजर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। जो आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका हॉस्पिटैलिटी। मीन्स अगर आप पर्सनल केयर के लिए जाना चाहते हो, शेफ रिलेटेड कोर्सेज या कुकरी के लिए जाना चाहते हो, तो इन कोर्सेज में भी आपको डायरेक्टली पीआर मिल सकता है, राइट? ठीक है। वैसे मैं ग्रीनलिस्ट की जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा, और फर्दर डिटेल्स या और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना, आराम से डिटेल। एग्जैक्टली, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इसीलिए ही हैं यहाँ पे, इसी डाउट्स ही क्लियर करने के लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने के लिए। राइट। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर सैलरी की बात करूँ, अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स हो, क्योंकि हाँ आईटी भी याद रखिएगा कि अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जाना चाहते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हो, तो वो भी आप डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है आईटी प्रोफेशनल और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी है वो 55 to 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स के ओके है, दैट्स ग्रेट, ठीक है। एंड इट कैन बी इवन मोर अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस लेकर चलते हो। नर्सिंग में वही जनरली 70 to 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स। फिर ऐसे ही आपको सारे ऐसी कैटेगरीज है जो कि आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आप ग्रीनलिस्ट कोर्सेज के लिए जाते हो। तो मैंने एक आइडिया दे दिया अपनी ऑडियंस को कि न्यूजीलैंड अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू एक्चुअली। आई होप कि काफी डाउट्स हमारे स्टूडेंट्स के क्लियर हुए होंगे, राइट? मुझे पानी की भी जरूरत पड़ गई ठीक है। तो मानस यही है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। और जो भी चीजें मैंने मेंशन करी हैं इस वीडियो में, उसको प्रॉपरली आप फॉलो करो। डेफिनेटली आप यहाँ पर पीसफुली आप इस कंट्री में रह सकते हो। और प्लीज कोशिश करो, जो मैं अभी लिंक के बारे में डिस्कस किया, मानस ने बताया, उस लिंक में जाओ, चेक करो आपका किस में इंटरेस्ट है, किस में पैशन है, उसके थ्रू उस कोर्स के लिए जाइए और डेफिनेटली आप वहाँ पे सेटल। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि न्यूजीलैंड इज वन ऑफ दोज कंट्रीज की जहाँ पे द आरओआई इज गुड, इट इज पीआर फेवरेबल, राइट? एंड मतलब आप अपनी फैमिली के साथ इजीली सेटल डाउन हो सकते हो, राइट? इफ अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? ओके, बिफोर क्लोजिंग अप दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन मोर थिंग। अगर आप ग्रीनलिस्ट कोर्स के लिए या आपका ग्रीनलिस्ट कोर्स में आपका जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, के लिए जा रहे हो, उसमें मेंशन नहीं है, उस ग्रीनलिस्ट में नहीं आता है जिसके लिए इंटरेस्ट है, तो उस केस में दूसरा वे जो मैंने अभी बोला ना, 2 वेज है। तो दूसरा जो वे है जो आप पीआर ले सकते हो वो है पॉइंट सिस्टम, ठीक है। ओके, तो वहां पे पॉइंट सिस्टम होता है। अगर आपका ग्रीन लिस्ट में नहीं आता है कोर्स, तो आप पॉइंट सिस्टम एक्वायर कर सकते हो। वो कैसे? मास्टर्स के बाद आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, एंड देन आफ्टर एक्सपीरियंस के बाद आपको 1 पॉइंट मिलते हैं। जैसे ही आपका 6 पॉइंट्स हो जाते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स जैसे ही आप कर लेते हो कलेक्ट, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर। मैं ये बेसिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए जो ग्रीन लिस्ट में नहीं आता है, नहीं, बट डिमोटिवेट मत होने की जरूरत नहीं है। आप तब भी पीआर के लिए एलिजिबल हो, आप वही कर सकते हो, ठीक है, राइट? सो थैंक यू सो मच राहुल, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप हमारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर विलिंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक करना। और अभी वीडियोस और भी आने वाली है, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एग्जैक्टली, और हम और कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मानस और राहुल फिर से आते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच गाइस।